अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशो या मास टू चार्ज रेशो। दोनों तरीक़ों से आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं, चार्ज टू मास या बाज़ बुक्स में है मास टू चार्ज। अब देखिए लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि ये रेडिएशन है और उसके साथ साथ पार्टिकल भी है तो इनका मास क्या होगा। तो ना हमें उसके चार्ज का आइडिया है और ना हमें उसके मास का आइडिया है। विलियम क्रूग के एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ ये आइडिया है कि ये नेगेटिवली चार्ज है और इनकी पार्टिकल नेचर भी है। अगर स्पीड कम है तो ये एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं और जब स्पीड ज़्यादा है तो ये एज अ एनर्जी वेव बिहेव करते हैं। तो उनकी अगर स्पीड कम हो उनका रेस्ट मास क्या होगा और उनका चार्ज क्या होगा। इसको डिटरमिन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं चार्ज टू मास या मास टू चार्ज रेशो। अब देखिए इसको थ्योरेटिकली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, टू डिटरमिन द रेशो बिटवीन चार्ज, कि आप क्या करें कि कैथोड रेज के चार्ज को मास के साथ कंपेयर करें, मतलब डिवाइड करें, इनकी रेशो निकालें। तो वो प्रोसेस जिसमें आप ये रेशो निकालते हैं उस टेक्निक को कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कैथोड रे का चार्ज और उसका मास, देखिए रेशो में है ना, जब हम चार्ज और मास का, या बाज़ बुक्स में ये मास टू चार्ज रेशो है, दोनों सेम है। एक में आपके पास चार्ज ऊपर नॉमिनेटर में है और एक में ये डिनोमिनेटर में है। तो चार्ज टू मास या मास टू चार्ज रेशो से हमें मुख्तलिफ पार्टिकल्स के चार्ज और उनके मास के दरमियान जो रेशो है उसके बारे में पता चलता है। तो देखिए चार्ज का यूनिट कूलम है और इसका यूनिट केजी है, तो हम कह सकते हैं केजी पर कूलम इसका यूनिट है। अच्छा देखिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वही डिस्चार्ज ट्यूब है लेकिन छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ। अगर आप जनरल डिस्चार्ज ट्यूब देखें तो उसमें इस तरह का एक एलोंगेटेड ट्यूब हमने लिया था। यहाँ पे हमने एक बल्जिंग टाइप का, स्फेयर टाइप का ट्यूब लिया है, ठीक है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने उसके ग्लास डिज़ाइन के साथ की है। इसके अलावा हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया है जिंक सल्फाइड का और इसके अलावा हमने इसी ट्यूब के अंदर एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। और अब हम देखेंगे कि अगर ये कैथोड रेस, जिस तरह लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि जब वोल्टेज हाई हो और प्रेशर इंतहाई कम हो तो हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैथोड रेस की जनरेशन होगी, उस कैथोड रेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में हम गुजारेंगे और उसकी नेचर देखेंगे। अब हमारा एक फोकस है, फोकस ये है कि इन कैथोड रेस का चार्ज और इनका मास डिटरमिन हो सके और दोनों को हम इकट्ठे डिटरमिन कर रहे हैं, चार्ज को भी और मास को भी। तो देखिए इसमें हम 3 या 4 किस्म के एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि हम क्या करें कि हम ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। जब दोनों आप अप्लाई नहीं करते, सपोज करें यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में यही आप क्या कर लेते हैं, एक को बैटरी के एक टर्मिनल के साथ और दूसरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ। अब आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अप्लाई ना करें और यहाँ आप वोल्टेज हाई करें और प्रेशर इंतहाई कम करें तो कैथोड रेस की जनरेशन होगी और वही कैथोड रेस जनरेट होंगे और ये जब आएंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरेसेंस पैदा करेंगे ना। तो ये तो जनरल कैथोड रे टाइप का एक्सपेरिमेंट है जो इससे पहले हम करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए यही कैथोड रेस इनकी जनरेशन होगी मगर ये किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते हैं और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं।
अब देखिए, अगर कैथोड रे यहाँ जनरेट होगा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये चूंकि इसका नेचर पार्टिकल का है, इसके ऊपर चार्ज होगा तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और फोटोग्राफिक प्लेट में अपनी इंप्रेशन छोड़ेगा। ये हमारा है थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हमें एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचते हैं। चूँकि ये चीज़ें एक ही दफ़ा नहीं हुई, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने डिफरेंट चीज़ों पे गौर व फिक्र करना शुरू किया है। अब देखिए, गौर व फिक्र ये है, पहले के केस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो भी रेडिएशन यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो सीधा जाता है और फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकराता है। अब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो चूंकि कैथोड रे का नेचर नेगेटिव है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और अब हमने क्या किया है, अब हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो जो भी रेडिएशन आता है और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है वो सर्कुलर पाथ में जाता है। अब देखिए, चूंकि हमने कैथोड रे की चार्ज और मास डिटरमिन करनी है, तो ये तो इतने छोटे पार्टिकल है कि प्रैक्टिकली इनका मास और चार्ज डिटरमिन करना मुश्किल है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इनको चेंज करके इनके क्वांटिटीज पुट करके एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन बना के हम इन पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन कर सकते हैं। वो हम किस तरह करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि अभी पहले हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, फिर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फिर हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही इकट्ठे क्या करते हैं, दोनों को ही अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जब आप इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी है वो आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जीरो से इंक्रीज करेंगे। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी भी जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको लाइंस तो मिलेंगे इस ट्यूब में, लेकिन वो लाइंस आपको इर्रेगुलर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्यूब है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो कभी ये लाइन ऐसे आएगा सर्कुलर पाथ में, कभी ऐसे आएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये बैलेंस नहीं होगा। क्यों? कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी। जिस तरह लास्ट टाइम हमने बताया था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी, जब आपके पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उस पर वो करते हैं, वोल्टेज और प्रेशर का रिलेशन चेक करते हैं, तो हमें पता नहीं था, कभी वोल्टेज ऊपर करते थे तो फिर भी हमें कैथोड रेज की डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं थी, प्रेशर को भी कम करते थे मगर पॉसिबल नहीं थी। फिर हमने एक साइड से प्रेशर रिड्यूस करना स्टार्ट किया और एक साइड से वोल्टेज, तो एक पॉइंट आया जिस पे हमें कैथोड रे की कामयाबी मिली। द सेम एक्सपेरिमेंट इज ओवर हेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे और दोनों को चेक करेंगे। हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाते हैं तो अगेन ये जो लाइन होगी बिल्कुल अगेन स्ट्रेट उसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी जिस पॉइंट पे इसने पहले स्ट्राइक किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था। तो देखिए, उस पॉइंट पे जिस तरह पहले के केस में हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, इसका मतलब ये है कि ये रेडिएशन इसलिए स्ट्रेट गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने और मैग्नेटिक फील्ड ने दोनों को आपस में बैलेंस कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा के, यहाँ जो वैल्यू है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उठा के जो इसकी वैल्यू है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, उसी इक्वेशन में ये वैल्यूज डालेंगे। अब तो हमें पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, और जाहिर सी बात है कैथोड रे को स्ट्रेट लाइन में लेकर आना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसको स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स। उन्हीं फोर्सेस की जो वैल्यू है वो असल में कैथोड रे की चार्ज टू मास रेशो है, जो अब हम इक्वेशनली डिटरमिन करेंगे। तो देखिए, एनालिसिस क्या है, एनालिसिस सेम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। एनालिसिस पहले ये है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो एब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इस तरह एज्यूम करते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया कि थर्ड रे पॉइंट 1 पे स्ट्राइक हुए, उसको हमने नाम दिया P1। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अगर ये लाइन हम ऐसे बनाएं तो हम कहते हैं कि पार्टिकल ने सिर्फ पॉइंट 2 पे स्ट्राइक किया। तीसरा एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। तो कि थर्ड रेस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से गुजर के इस पॉइंट पे आए जिसको हमने नाम दिया पॉइंट 3। और जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों को हमने बैलेंस किया, अगेन द के थर्ड रेस स्ट्राइक एट पॉइंट 1। और ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अब हम इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और उसी मैथमेटिकल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हम चार्ज टू मास रेशो को डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन ये है। जब आपने P1 पे ये कहा है कि ये पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट आया है, इसका मतलब ये है, इधर देखिए, जब आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल हो और ये मैग्नेटिक फील्ड है और आप क्या करें, इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारे तो ये सर्कुलर लाइंस में ट्रेवल करता है। अगर ये फॉर एग्जांपल हम कोई सेंटर कंसिडर करें सर्कल का और ये वो चार्ज पार्टिकल है जो कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने की कोशिश करता है। तो अगर ये इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तभी ये चार्ज इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। ये एक स्ट्रेट पाथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू Fb, ये जब दोनों इक्वल होंगे तब जाके ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट करेगा। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है mv² डिवाइड बाई r और मैग्नेटिक फील्ड बराबर है BeV। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन में अब हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि हमें चार्ज टू मास या मास टू चार्ज इक्वेशन मिले। तो देखिए, अगर हम चार्ज टू मास डिटरमिन करना चाहते हैं कि चार्ज के ऊपर मास डिवाइड करें, तो देखिए बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, E चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और M मास को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ, मुख्तलिफ स्टेप्स इसमें होंगे कि हम इस M को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड होगा तो ये M और ये M कैंसल हो जाएगा, तो हम कहेंगे v² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू BeV डिवाइड बाई M। अब देखिए, इस v को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगा v बाई r इज इक्वल टू BE डिवाइड बाई M। और अब क्या करें, चूंकि हमें चार्ज टू मास चाहिए, E बाई M चाहिए, तो इस B को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें। B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसको दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट इक्वेशन क्या बच जाएगा, ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा और वो इक्वेशन है E बाई M इज इक्वल टू V डिवाइड बाई BR, V डिवाइड बाई BR। अब देखिए, हमें चार्ज टू मास रेशो के लिए इस एक्सपेरिमेंट से इक्वेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनके थर्ड रेस का चार्ज टू मास डिटरमिन करना चाहते हैं तो यहाँ जितनी आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी है इन पार्टिकल्स का इस ट्यूब में, उसकी वैल्यू नोट करें, डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ जो एनालिसिस आप करते हैं वो वैल्यू नोट करें और डिवाइड करें वेलोसिटी पे, और रेडियस
ये पार्टिकल जब इस सर्कल में घूमता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका रेडियस कैलकुलेट करें, रेडियस की जो वैल्यू है इसमें पुट करें, अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको चार्ज टू मास रेशो मिल जाएगी। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट से हमने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन उसकी वैल्यू से करनी है कि कैथोड रे का जो स्पीड है इस ट्यूब में उसकी वैल्यू, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसका रेडियस ले लें और डिवाइड करें, आपको चार्ज टू मास रेशो मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कैथोड रेस की जो स्पीड है इस ट्यूब में वो डिटरमिन करना काफ़ी मुश्किल है, उसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इस स्पीड को हटाने के लिए और इस स्पीड की जगह कोई और इक्वेशन लाने के लिए हम मज़ीद ये कोशिश करेंगे कि इस वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट करें, इसको रिप्लेस करें। किस पे रिप्लेस करें? ऐसे वैल्यूज़ पे रिप्लेस करें जिसको हम बआसानी कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह इस एक्सपेरिमेंट में देखें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि जहाँ से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, इसकी वैल्यू मालूम करना इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना इजी है, मगर वेलोसिटी की वैल्यू हम कहाँ से डिटरमिन करें? तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब हम कुछ मज़ीद मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि v की वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल है, तो v की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए, v को बाहर ख़त्म करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की मदद लेंगे। अब देखिए, जब ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आता है और बिल्कुल इस पॉइंट 1 पे टकराता है, उसका क्या मतलब है? पहले हमने ये किया कि हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की पार्टिकल को रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी है उससे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का अंदाज़ा लगाया और वहाँ से हमने E/m की वैल्यू निकाली। लेकिन प्रॉब्लम v का है, तो ये पार्टिकल जब P1 पे टकराता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बराबर है। इससे पहले हमने अंदाज़ा लगाया था कि ये दोनों जब अगेन बैलेंस होंगे तो पार्टिकल P1 पे टकराएंगे। अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स FB के बराबर है और इलेक्ट्रिक फोर्स FE के बराबर है। अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स बराबर है BeV, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपकी जो चार्ज है वो, और वेलोसिटी या स्पीड, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड के और चार्ज के। तो देखिए, इन दोनों में से पहले जो कॉमन चीज़ें हैं उसको ख़त्म करें। अब ये E और ये E क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। सो BV इज इक्वल टू E, और हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? V को ख़त्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेंगे और वहाँ से इसकी वैल्यू जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो ये V रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए, V के लिए जब हम कैलकुलेशन करें, इस B को पहले तो ये E और E हटा दें। अब आप क्या करें? इस B को हटाने के लिए दोनों साइड्स को B पे क्या करें? डिवाइड करें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो V विल बी इक्वल टू E/B। अब आप क्या करें? अब इस V को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन B की जो V की वैल्यू है वो इक्वेशन A के V में आप पुट करें तो बहुत सिंपल है। देखिए, तो हमने V की जगह E/B पुट की है और डिवाइड बाई BR डिनोमिनेटर में, इक्वेशन A का अपनी जगह, और E/m। अब देखिए, ये E/B है और डबल डिवीजन है, तो देखिए क्लास 6-7 के मैथ्स के मुताबिक ये जो दूसरा डिनोमिनेटर है इसको सिंपल लेके डिवाइड बाई BR, और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1/BR। अब देखिए, E मल्टीप्लाई बाई 1 से क्या आएगा? E, और B मल्टीप्लाई B से क्या आएगा? B², और R अपनी जगह। तो ये वो फाइनल इक्वेशन है जिसकी मदद से अब हम कैथोड रेस की चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन कर सकते हैं। और देखिए, बहुत इजी है। जो चार्ज टू मास रेशो का अपरेटस है उसमें दो चीज़ें हमें नाउन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने वेलोसिटी के प्रॉब्लम को ख़त्म किया है, तो आप खुद देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जिस सोर्स से अप्लाई करते हैं और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है पॉइंट 1 पे,
तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल हुई है वही कैथोड रे की इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आप उसमें E की वैल्यू पुट करें जो आपने नोट की है। जो मैग्नेटिक फील्ड आप जिस सोर्स से इस्तेमाल करते हैं वहाँ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पुट करें और इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, और जिस रेडियस में वो पार्टिकल घूमता है वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट से खुद ही पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल जब ऐसे घूमता है तो यहाँ आकर गुजरता है। उसकी रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करें, इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको चार्ज टू मास रेशो मिल जाएगा। अब देखिए जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाएं और यहाँ पुट करें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर ले लें और रेडियस और तीनों को मैनिपुलेट करें तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो इतनी आती है 1.75 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये वो चार्ज टू मास रेशो है जो इनिशियली इस एक्सपेरिमेंट में इनको कामयाबी मिली थी। ये वो रेशो है जो आप कैथोड रे के बारे में डिटरमिन कर सकते हैं कि कैथोड रे की जो चार्ज टू मास रेशो है, जो इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ये वहाँ से कैलकुलेट किया। लेकिन एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, क्या ये जो वैल्यू आई है ये सिर्फ चार्ज और मास के लिए या दोनों का रेशो है? तो ये असल में दोनों का रेशो है। प्रॉब्लम ये है कि आप क्लियरली नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कैथोड रे का चार्ज क्या है, और आप ये भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कैथोड रे का मास क्या है। ये तो दोनों का एक मिक्सचर है, दोनों का रेशो है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर ये चार्ज टू मास रेशो भी है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशो है? क्या ये एक कैथोड रे ये एक इलेक्ट्रॉन का है? तो नो, ये जो वैल्यू आई है ये 1 kg इलेक्ट्रॉन के लिए है। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 1 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो आखिर क्या होगा? ये तो 1 kg के लिए है ना। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये 1 kg के लिए है। देखिए कूलम पर केजी, ये जो वैल्यू आई है ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यू क्या होगी? तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम को हल करने के लिए अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पास पेपर में या टेस्ट में जो टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं सबसे पहले उनको डिटरमिन करें। तो पहला यही पॉइंट ज़रा इलाबोरेट करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो कैथोड रे की है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है? तो नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप क्या करें, सपोज इस 1 kg के लिए कैलकुलेशन ना करें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने? 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, आप इनके लिए चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन करें। तो मेरा सोल्यूशन जो है हमेशा सेम है, पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें नाउन हो। शाबाश। तो नाउन क्या है? नाउन ये है, अगर आपके पास 1 kg इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ये पर केजी के लिए है, 1 kg इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो कितनी होती है? 1.75 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी, इतनी होती है ना। अब हमें बताया गया है कि अगर 2 ग्राम हो तो अब हम गिवन चीज़ को पुट करेंगे। अब चूंकि वो ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? रफ वर्क में आएंगे। तो देखिए 2 ग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किस चीज़ पे डिवाइड करोगे? तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.002 किलोग्राम। तो देखिए 0.002 kg उसका चार्ज टू मास रेशो क्या होगा? तो इंतहाई सिंपल है, जो चीज़ें क्रॉस में है उनको आप क्या करें? उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 0.002 मल्टीप्लाई 1.7 इंटू पावर 11, और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। अब आपसे ये क्वेश्चन और तरतीब से भी किए जा सकते हैं। आपसे ऐसे भी किया जा सकता है कि सपोज आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 1.2 मल्टीप्लाई पर 11 कूलम पर किलोग्राम की चार्ज टू मास रेशो है। आप क्या करें? आप ये मालूम करें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन के मास इन ग्राम के लिए है। क्वेश्चन को अपोजिट किया गया है। तो अगेन वेरी सिंपल है, जब आपके पास 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो 1 kg इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए चार्ज टू मास रेशो कितना है? 1.75 पावर 11 कूलम और पर केजी। अब आपके पास फॉर एग्जांपल
आप कहें कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यही इक्वेशन आप इस तरह करें, इसको ज़रा पहले तरतीब से लिखें, तो तरतीब से ऐसे लिखेंगे। इसको दोबारा तरतीब से लिखने के लिए जब हमारे पास इतनी चार्ज टू मास रेशो हो तो ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए होते हैं, 1 kg के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद इतनी हो, चार्ज टू मास रेशो की क्वांटिटी ये हो, तो ये गिवन है, तो 1.2 मल्टीप्लाई पावर 11 ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी। तो अगेन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें। अब इसमें से एक और भी क्वेश्चन आता है और वो हमेशा ग्राम्स में होता है, किलोग्राम्स में नहीं होता। तो अगर ग्राम्स में आपने कैलकुलेट करना है तो वो भी बहुत सिंपल है। ये जो चार्ज टू मास रेशो किलो में है, इसको आप ग्राम्स में पहले कन्वर्ट करें तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि 10 ग्राम आपके पास एक सैंपल है इलेक्ट्रॉन का, तो उस 10 ग्राम इलेक्ट्रॉन सैंपल के लिए E/m की रेशो कैलकुलेट करें। तो देखिए आपको पता है, पहले हम नाउन चीज़ लिखते हैं, तो नाउन ये है, अगर हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो 1 kg इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो इतनी है चार्ज टू मास रेशो के हवाले से। अब चूँकि 1 kg कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम का, तो आप अपने लिए आसानी पैदा करें। अगर 1000 ग्राम हो तो 1000 ग्राम बराबर होता है इतने कूलम पर किलोग्राम। अब जो गिवन क्वेश्चन हो, तो गिवन क्या है ज़रा ऊपर देखिए, अगर आपके पास 10 ग्राम का सैंपल हो उसका चार्ज टू मास रेशो कितना होगा। तो अगेन बहुत इजी है, जो चीज़ें क्रॉस में है ये 10 और ये वैल्यू दोनों क्रॉस में है साइड्स बाय साइड्स, और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.75 इंटू पावर 11 और डिवाइड बाय जो बच जाए 1000 पे डिवाइड करें, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ये वो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। तो ये तो पहले क्वेश्चन के लिए कि क्या ये रेशो जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी, तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन करें, तो इस पे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये जो E/m रेशो है ये किसके लिए ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए। उसको डिटरमिन करने से पहले ज़रा इधर आ जाए थ्योरेटिकली। देखिए चार्ज टू मास रेशो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और दूसरा चीज़ मास पे। तो देखिए डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये वैल्यू इतनी स्मॉल आएगी, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अगर किसी चीज़ के लिए m की वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसका जो E/m रेशो है वो हमेशा कम आएगा, और किसी चीज़ के लिए अगर m की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो उसके लिए चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी। अब उसको अभी आप कैलकुलेट भी ना करें, आपको खुद ही पता चलेगा कि किसके लिए ये ज़्यादा है और किसके लिए ये कम है। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए डिटरमिन करें, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम E/m रेशो डिटरमिन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई -19, तो ये इसका चार्ज, और मास इसका कितना है 9.11 मल्टीप्लाई -31 kg। अब प्रोटॉन की तरफ आ जाए, इसका जो चार्ज है अगेन सेम है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है और -19 कूलम, लेकिन इसका जो मास है वो कितना है 1.6 पावर -27 kg। और लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम ज़्यादा है। इसका मास क्या है, इसका मास ज़्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो ट्रिक क्या है, अब इसको कैलकुलेट भी ना करें, तो ट्रिक के मुताबिक प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, सही है ना। अगर इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका ये मतलब है 1/2 और 1/4 एक ही रोटी है, उसे आप डिवाइड करते दो बंदों पे, डिनोमिनेटर छोटा है तो जवाब बड़ा आएगा, और एक ही रोटी है आप उसको 4 बंदों पे तकसीम करते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा है तो जवाब छोटा आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा है, प्रोटॉन का मास काफ़ी बड़ा है। अगर मास बड़ा है तो E/m रेशो क्या होगा,
वो कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास इंतहाई कम है, तो E/m रेशो क्या होगा, ज़्यादा। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो E/m रेशो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? अगर न्यूट्रॉन के लिए पूछा जाए कि न्यूट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, 0, और उसका मास है 1.64 - 27 kg। सो एनीथिंग डिवाइड बाय 0। अब देखिए आप फॉर एग्जांपल इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, 0, तो 0, तो मतलब न्यूट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो हम डिटरमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर वो चार्ज पार्टिकल होता तब जाके हम उसके लिए डिटरमिन करते हैं। तो थ्योरेटिकली भी और इक्वेशनली भी इसके लिए चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन करना मुश्किल है क्योंकि उसका चार्ज ही नहीं है, 0 है। तो यहाँ तक जो है इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, अगर ये तीनों गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में चार्ज टू मास रेशो किसकी ज़्यादा होगी, तो देखिए इसका चार्ज है +1 और एल्यूमिनियम का मास क्या है 27, इसका चार्ज है +2 और इसका मास कितना होगा 27, इसका चार्ज है +3 और मास कितना है 27। तो आप खुद ही कैलकुलेट करें कि किसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है मगर नोमिनेटर डिफरेंट है। एक ही रोटी है 27 बंदों पे आपने डिवाइड करनी है, 2 रोटियां हैं 27 बंदों पे, और अब 3 रोटियां हैं और 27 पे, तो जिससे ज़्यादा जवाब आएगा उसके लिए चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा। अब इसके लिए देखें, इसका मास है 1, इसका मास है 4 और इसका मास है 6। अब हम चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन करते हैं कि किसकी ज़्यादा है। इसका चार्ज है 1 और मास भी है 1, सही है ना। हीलियम का चार्ज है 1 और उसका मास है 4, इसका चार्ज है 1 और इसका मास कितना है 6। तो आप खुद ही बताइए, एक रोटी और सिर्फ एक बंदे पे डिवाइड करें, जवाब ज़्यादा आएगा। यहाँ 4 बंदों पे, तो इसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे कम होगी और इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चंस की समझ आती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा इधर देखिए शाबाश, कभी कभार आपसे चार्ज टू मास के बजाय मास टू चार्ज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है कि मास टू चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है या चार्ज टू मास के बारे में। तो देखिए यहाँ है मास टू चार्ज, तो मास टू चार्ज में आपने मास ऊपर लेना है और चार्ज को नीचे लें। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हो तो मास ऊपर ले ले, चार्ज नीचे ले लें। अगर प्रोटॉन के बारे में हो तो मास ऊपर ले ले, चार्ज नीचे ले लें। सबसे इंटरेस्टिंग केस न्यूट्रॉन के लिए है, मास ऊपर ले ले और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है 0। तो देखिए अगर आप इसकी ये वैल्यू उठाएं और इसको आप 0 पे डिवाइड करें तो ऐसा कौन सा मैथमेटिकल फिगर है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जवाब आएगा। तो ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फिगर नहीं है। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा जवाब क्या आएगा 0। तो लिहाजा आप इस क्वांटिटी को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। जब आप इसको 0 पे डिवाइड करेंगे ये इन्फिनिटी आएगा। आप कैलकुलेटर में भी देख लें, ये आपको इनफाइनाइट रिजल्ट देगा। पहले के केस में हमने जब न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो डिस्कवर की तो वहाँ हमने चार्ज के बजाय 0, क्योंकि उसका चार्ज 0 है, और मास के बजाय उसका 1.64 - 27, तो हमने इसको 0 को इस पर डिवाइड किया, तो इसको जब 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब क्या आया 0। लेकिन हम अब ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फिगर नहीं देख सकते कि जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जवाब आएगा। तो लिहाजा न्यूट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो 0 है और मास टू चार्ज रेशो इन्फिनिटी है। अब देखिए अगर ऐसे पूछा जाए, पहले हमसे पूछा गया था चार्ज टू मास और इधर है मास टू चार्ज, तो देखिए इसका मास क्या है 1 और चार्ज क्या है 1। हीलियम का मास है 4 और चार्ज क्या है +1, इसका कितना होगा 6 और 1। तो देखिए मास टू चार्ज रेशो इसकी सबसे ज़्यादा है। 6 आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, आप 1 पे डिवाइड करते हो, यहाँ 4 क्वांटिटीज़ हैं और आप 1 और या 1 क्वांटिटी, तो यहाँ देखिए एक बंदे को 6 चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ एक बंदे को 4 मिल रहे हो, यहाँ एक, तो ये सबसे ज़्यादा है ना। तो देखिए लिथियम की मास टू चार्ज रेशो सबसे ज़्यादा है लेकिन चार्ज टू मास रेशो सबसे कम है। कभी कभार ऐसे भी ट्रिक्स आते हैं कि जहाँ पे चार्ज गिवन नहीं होता और आपसे पूछा जाता है कि आप कैलकुलेट करें
किसकी मास टू चार्ज रेशो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए अगर लिथियम है और सोडियम है और सपोज पोटाशियम है और कोई चार्ज नहीं है और आपसे पूछा जाए किसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी, तो यहाँ कोई भी चार्ज गिवन नहीं है। तो की ये है जब चार्ज गिवन ना हो वहाँ हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो यही तो चार्जेस है ना। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, एटॉमिक नंबर इसका है 3, सही है। तो ये इसका चार्ज है और इसका अपना मास कितना है 6, तो ये लिथियम के लिए। इसके बाद सोडियम के लिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 और इसका मास कितना है 23। और नेक्स्ट कौन सा है पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है कि 39 है, ज़रा देख ले, 19 है मेरे ख्याल से। और इसको डिवाइड करें किसके ऊपर, मास इसका क्या है 39 है ना। अब इस पे डिवाइड करें तो जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी। और इसको उल्टा भी किया जा सकता है कि मास टू चार्ज रेशो आप क्या करें कैलकुलेट करें। तो इस टॉपिक से अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।